वो करके बच्चों का जो राइट है वो राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी है हर एक टीचर के लिए पूरे हिंदुस्तान में। तो कैसे देखते हैं इस वर्डिक्ट को, कैसे अफेक्ट होंगे जम्मू कश्मीर के टीचर्स? शपथ का सांस मिला है हमारे नौजवानों को। आप देखिए, कहीं से भी ऑक्सीजन नज़र नहीं आ रही हमें। अपने जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा यूथ है, सियासी जो पहले हुकूमतें थी उनकी कुछ स्कीम्स थी, जैसे रहबरेज पड़ा है, एक्सप्लॉयटेशन का। कभी इसको समग्र शिक्षा, आप देखिए, कभी इसको कॉन्ट्रेक्चुअल कहते हैं, कभी टेम्परेरी कहते हैं, कभी एकेडमिक अरेंजमेंट। ये टूल्स हैं हरासमेंट के और एक्सप्लॉयटेशन के। आप देखिए, जकड़ के रखा गया है पूरे निज़ाम को, सिस्टम को, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। आप कैसे बात आगे बढ़ेगी? बहुत ही कि टीचरों का एग्जाम होगा जी, उनकी गुणवत्ता चेक होगी। चेक होने के बाद अगर वो कॉम्पिटेंट हैं तो ही वो स्कूलों के अंदर पढ़ाएंगे बच्चों को, ताकि एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होगा। ये दो स्कीमें इसमें कवर होंगी। एक यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर जो टीचर लगते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, दूसरे ये लगते हैं जो आरएटी लगते हैं। जो लोग जेन्युइन हैं, ठीक वो है, सामने वो सामने आ पाए, ताकि ये जो वसाइल है, ये मैं आपको बता दूं, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है, अगर उसके फैसले के आने के बावजूद भी अगर सरकार ये महसूस करती है कि हमें एक अटेम्प्ट और लेनी चाहिए, ठीक, बजटरी प्रैक्टिस ये है कि ना प्लानिंग इन्वॉल्व हो रही है, ना फाइनेंस इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि खुद सीएम के पास है, और कोई पोस्ट की क्रिएशन कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर हो ही नहीं रही। देखिए, हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? सबसे ब्लेम एलजी को हो रहा है। देखिए, मैंने आपको बार बार एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई गैप्स हैं, उन गैप्स को भरने की ज़रूरत है। हर बात के लिए हम एलजी साहब को ब्लेम करें और हर बात। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद, द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं, सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे जो हालात जम्मू एंड कश्मीर में हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी जो इनकी हालात ज़िंदगी है उस पर भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख शकील साहब, बहुत सारे वर्डिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिक्रूटमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, आप सर्विस मैटर बहुत ज़्यादा देखते हैं। यहाँ की जो पॉलिसियाँ हैं उन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी 3 जजमेंटें आई। एक ये इशात अंजुमन तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आई, और एक रिसेंटली ये 30 अप्रैल को अनाउंस हुई, जिसमें सबा वानी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस सबा वानी, जिसमें यूटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गई थी। तो इसमें दोनों जजमेंटों में फंडामेंटल राइट अपहेल्ड, ये प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इन्वोक करके बच्चों का जो राइट है वो राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी है हर एक टीचर के लिए पूरे हिंदुस्तान में। तो कैसे देखते हैं इस वर्डिक्ट को, कैसे अफेक्ट होंगे जम्मू कश्मीर के टीचर्स? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर मेरे पास आए। दूसरा, जिन वर्डिक्ट्स की आपने बात की, मुझे लगता है राहत का सांस मिला है हमारे नौजवानों को। आप देखिए, कहीं से भी ऑक्सीजन नज़र नहीं आ रही हमें। अपने जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा यूथ है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो हायर एंड फायर वाली पॉलिसी है। होना तो ये चाहिए। हम बार बार हमने कानून की किताब में पढ़ा था कि इंडिया जो है वो वेलफेयर स्टेट है। जो भी पॉलिसीज़ बननी चाहिए वो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको किस तरह से एम्प्लॉयमेंट देनी है उस तरफ होनी चाहिए। आज आप देखिए कि कुछ सियासी जो पहले हुकूमतें थी उनकी कुछ स्कीम्स थी, जैसे रहबरे जंगलात, रहबरे सेहत, रहबरे तालीम, रहबरे खेल। एक ऑक्सीजन मिलती थी हमारे यूथ को।
हालांकि उसमें भी पैनल बनता था, फिर उसके बाद 3 साल से लेकर 5 साल तक काम करने के बाद एक रेगुलराइजेशन की उम्मीद होती थी। ये भी आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इन स्कीम्स को भी ख़त्म किया गया। और अब देखिए इस वक्त एक नया फैशन चल पड़ा है एक्सप्लॉयटेशन का। कभी इसको समग्र शिक्षा, आप देखिए, कभी इसको कॉन्ट्रेक्चुअल कहते हैं, कभी कभी टेम्परेरी, टेम्परेरी कहते हैं, कभी एकेडमिक अरेंजमेंट, कभी इस कंसोलिडेटेड। कभी कंसोलिडेटेड। बेसिकली ये टूल्स हैं हरासमेंट के और एक्सप्लॉयटेशन के। आप देखिए पीएचडी की हुई है बच्चों ने, नेट स्लेट क्वालिफाई किया हुआ है, और आप देखिए 70 to 75% जो हमारे कॉलेजेस हैं दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे फैकल्टी यही लोग रन कर रहे हैं। तो पहले तो लेकिन फैकल्टी नहीं अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो उनको भी अब गेस्ट फैकल्टी पे आ गए, एकेडमिक अरेंजमेंट भी खत्म हो गया। ये है क्या, देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जब यूटी की तश्कील दी गई तो ये कहा गया दो चीज़ें, एक तो जम्मू कश्मीर में करप्शन है, दूसरा कहा गया यहाँ पे उलगाववाद है, मीन्स कि यहाँ पे टेररिज्म है। तो हमें जम्मू कश्मीर में तरक्की की नहरें जो हैं उनको बहाना है। कौन सी तरक्की हुई जम्मू कश्मीर में, आप मुझे बताइए। देखिए सिवाय कुछ रिक्रूटमेंट के बहुत ही लिमिटेड, जिसे मैं कहूँगा 3 या 4 बैचेस पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स के लगे होंगे, 1-2 बैच कोई जूनियर इंजीनियर्स का लगा हुआ होगा। अदरवाइज जो पीएससी की सिलेक्शंस आप देखते हैं, कभी 5 पोस्टें आती हैं, कभी 10 पोस्टें आती हैं। ऐसे लगता है जैसे जकड़ के रखा गया है पूरे निज़ाम को, सिस्टम को। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। आप जिस घर में भी जाएंगे आपको 2-3 पोस्ट ग्रेजुएट्स जो हैं उस घर में आपको मिलेंगे। कैसे सांस लेंगे लोग, आप मुझे एक चीज़ बताइए, कैसे बात आगे बढ़ेगी। बहुत ही अच्छा सर, ये तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन में जो आता था और उन्होंने पावर को एक्सरसाइज करके टीचरों को राहत दे दी। ये ने जो रहबरी की स्कीम जम्मू कश्मीर में है या पूरे हिंदुस्तान में है, कि टीचरों का एग्ज़ाम होगा जी, उनकी गुणवत्ता चेक होगी, चेक होने के बाद अगर वो कॉम्पिटेंट हैं तो ही वो स्कूलों के अंदर पढ़ाएंगे बच्चों को, ताकि एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होगा। ये 2 स्कीमें इसमें कवर होंगी। एक यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर जो टीचर लगते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, दूसरे ये लगते हैं जो आरएटी लगते हैं या कोई भी जनरल लाइन टीचर लगता है, उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करना। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे भूत हैं। रहबरे जंगलात की आपने बात की, रहबरे सेहत की आपने बात की, ये भी वही कंट्रेक्चुअल बेस पे पहले लगाओ बाद में रेगुलाइज करो। इनके लिए स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन। अच्छा जीएमसी के अंदर जो एकेडमिक अरेंजमेंट में उधर भी जजमेंट आ गई जी, वहाँ भी स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, लेकिन इधर कैसे होगा। देखिए किसी भी देश की जो फाउंडेशन है ना उसको तैयार करते हैं टीचर्स, तालीम जिसे कहते हैं। आप देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड्स सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है तालीम के लिए कि भाई टीचर्स का टेस्ट होगा, वैसे तो अगर आप मुझे पूछें तो टेस्ट हर जगह होना चाहिए। हम वकीलों का भी, जो हम वकील हैं, हमारा भी तो टेस्ट होना चाहिए। अब हम जो लोग जेन्युइन हैं, ठीक है, वो सामने आ पाए, ताकि ये जो वसाइल हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनका वही लोग फ़ायदा उठाएं जो लोग रेस में हैं। शेख शकील साहब, बीइंग अ एडवोकेट, बीइंग अ लॉ नोइंग पर्सन, ये फेलियर कहाँ पे? ये फेलियर पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बनाने के बाद वो ये कहते हैं कि हमने जो ये स्कीम लाई थी, इस स्कीम के तहत हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, लेकिन बाद में जब दूसरा कोई आता है वो कहता है ठीक है जी, हम भी इसी से चलते हैं, रोजगार हम भी दे रहे हैं। और जब ब्लेम गेम की आती है बात, अगर डेली वेजर्स की बात करें, डेली वेजर्स कांग्रेस ने लगाए, एनसी ने भी वही लगाए। जब बीजेपी और ये आई, ये इन्होंने कहा नहीं जी ये बैकडोर एंट्रीज हैं, मगर वहीं पे जब बीजेपी और एलजी प्रशासन यहाँ पे था, उस वक्त जो रहबरी तालीम की रिक्रूटमेंट हुई, उसी तर्ज पर रहबरी खेल की रिक्रूटमेंट हुई, वो 2019 के बाद हुई। और रहबरी तालीम जब आया, ये 2000 में आया, उसमें एनसीपी की सरकार भी रही, कांग्रेस की भी सरकार रही। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि जब एनसीटीज की गाइडलाइंस 2010 में इम्प्लीमेंट हुई थी, 2010 में फंडामेंटल राइट जो बच्चों का था, राइट टू फ्री एजुकेशन और स्टैंडर्ड जो मेंटेन करना था एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ की सरकार ने कहा हम नहीं ये इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 370 है,
जी। और उसके बाद जब 11 में भी कहा इम्प्लीमेंट करने के लिए, नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इम्प्लीमेंट करना है, कहा नहीं, हम, सरकार कहती है हम रिव्यू में चाहेंगे। अब कल परसों जो जजमेंट आई उसमें फिर से क्लियर हो गया कि आरएटी में जो लोग लगे हैं उनको ये टेस्ट पास करना ही करना है। क्या अब इसमें भी रिव्यू में जाएंगे? कोई उम्मीद? एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, देखिए कुछ कानून के अंदर जो रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, हर एक को उन रेमेडीज़ को एग्ज़ॉस्ट करने का राइट है। राइट। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार को लगता है कि हमें रिव्यू फाइल करनी चाहिए, हमें नज़र-ए-सानी की पिटीशन फाइल करनी चाहिए, तो राइट है ना। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे है शेख जी। शकील साहब, पहली जजमेंट जो आई वो इशाते अंजुमन तालीम ट्रस्ट जो था महाराष्ट्र का था, उनकी जो इन सर्विस कैंडिडेट थे उनकी रेगुलाइजेशन नहीं हो रही थी। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचे, उन्होंने कहा जी हमारा टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारा रिलीजियस मैटर है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये इन्वोक हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में 30 जो आर्टिकल 30 है, ये हमें बार नहीं करता है कि भाई हम अपने हिसाब से अपने ट्रस्ट को चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि डिसएडवांटेजेस जो बच्चे बिलोंग करते हैं जिस सोसाइटी से, उनका भी फंडामेंटल राइट है। वहां पे वो लोग गए थे, चलो मानते हैं वहां पे यहाँ की सरकार जा सकती थी। ये केस जो है इधर सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबावानी केस के अगेंस्ट, यानी जितने भी पिटिशनर यहाँ हाई कोर्ट में जो पिटिशन डिसाइड हुई थी, इसमें दोबारा सरकार फिर रिव्यू में जाएगी देखिए मैंने या आपको रिवीजन में जाएगी टीचर उनके हक में? देखिए एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो हरफ़े आखिर है, ये मैं आपको बता दूँ। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला आ जाता है, अगर उसके फ़ैसले के आने के बावजूद भी अगर सरकार ये महसूस करती है कि हमें एक अटेम्प्ट और लेनी चाहिए, तो ये तो रोज़ के मामलात हैं। आप देखिए यहाँ पे सिंगल बेंच में सरकार हारती है, डबल बेंच में हारती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में हारती है, ठीक है। तो वो जो पिटिशनर है बेचारा, वो उसने कंटेम्प्ट भी की होती है, लेकिन अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट से सरकार हारती, फिर उसके बाद सरकार को वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। अब अगर सरकार कोशिश करना चाहती है रिव्यू में, तो वो भी कोशिश करें, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, बड़े रेयर ओकेजन्स होते हैं जब रिव्यू मंजूर होता है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल जो आर्गूमेंट है वो अट्रैक्टिव ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट, हालांकि ओपन कोर्ट हियरिंग बड़ी कम होती है, ओपन कोर्ट हियरिंग रिव्यू में तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि वाकई ही कोई नुक्ता है जिसके ऊपर हियरिंग हो, अदरवाइज वो चैम्बर में ही सुन के उसको डिसमिस कर देते हैं। अभी इनकी जो ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं हुई है, लेकिन जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वोक हुआ है वो वही हुआ रिलीजियस मैटर वाला। अभी ये कह रहे हैं कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पड़ रहा है, जो एनसीटी की गाइडलाइन से पहले टीचर लगे हुए हैं उनका टेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ भी पहले ही क्लियर कर दी है कि जिन लोगों ने लाइफ में कभी ये टेस्ट पास नहीं किया है उनको भी करना है अगर उन्होंने प्रमोशन लेनी इन सर्विस हैं। ये नहीं कि जहां जिस पोजीशन पे वो हैं उसके लिए, प्रमोशन के लिए। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं तो उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेनी है। जिनके 5 साल बचते हैं वो एग्जेम्प्टेड है सिर्फ। ठीक। ये सबके लिए ये आया इशाते अंजुमन ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो 30 अप्रैल की जजमेंट आई। इसमें आरएटी वाले सारे कवर हो गए जम्मू कश्मीर के। कहा कि जो 2000 से काम कर रहे हैं एफ सेक्शन एफ पार्ट में, आज तक जितने भी अपॉइंटीज हैं उन अपॉइंटीज को, और जो पैनल सर यहाँ से इन्होंने 2018 में बंद कर दिया, जो पैनल बन के इन्होंने रोक दी स्कीम को और उनको लगाया नहीं, वही सुप्रीम कोर्ट गए थे। वो हाई कोर्ट आए थे, हाई कोर्ट में उनका अपहेल्ड हुआ डिसीजन और फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई। उनको कहा इनको अभी अपॉइंटमेंट आर्डर विद इन 8 वीक आप दे दो। आर्डर देने के बाद इनका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 साल में इनको 3 अटेम्प्ट दो, जो क्वालिफाई करता है 2 साल के बाद उसकी रेगुलाइजेशन करो। ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी अपॉइंटीज हैं उन अपॉइंटीज को भी ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो सरकार को लिबर्टी है कि उनको डिसएंगेज करें। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, वट एवर इज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल, अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की फिर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह हो। अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, देखिए हम बार बार कहते हैं लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल,
ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो खुशाइन बात है, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आरईटीज़ वालों के जिनके फाइनल पैनल्स बने हुए थे, जो उनको रिलीफ दिया है, ये एक बहुत बड़ी राहत और वो है। भी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कह रहे हैं कि भाई आप दे दो, अगर आप कंपिटेंट हो, एलिजिबिलिटी जी। क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको देखिए, रिक्रूटमेंट। मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया और स्कीम के क्लोज होने के बावजूद भी, और वो जो वकला बरादरी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस एडवांस किया, और इन बच्चों को जो राहत मिली, ख़ास तौर पर हमें खुशी इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को राहत मिली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। और अल्टीमेटली वो पैनल्स, वो रिकॉर्ड, वो सारा, ये कुछ 74 या पता नहीं 54 एडवर्टीजमेंट्स हैं जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में है। 79 बहुत ही रीजनड ऑर्डर है, मैंने अभी देखा उसको, जल्दी जल्दी ही नज़र मारी है। लेकिन सबसे खुशाइन बात यह है कि एटलीस्ट जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक राहत तो मिली। इसमें आप शेख शील साहब दो चार चीज़ें हैं, और मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स आ रही, मैंने एक स्टोरी भी करी थी इस पे। एक तो ये है कि एक डिपार्टमेंट जो एजुकेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन उसको मॉनिटर करता है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, जिसमें हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स आते हैं। ठीक है। एनसीटी की गाइडलाइंस 2014 की ये कहती है कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसके लिए भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे रहबरे खेल पॉलिसी आई एज इट इज़ रहबरे तालीम। ठीक है। सिर्फ इन्होंने टाइम पीरियड उसको 7 साल कर दिया। ठीक। और उनका ऑनरेरियम 3000 कर दिया। ठीक है। इतना सारा डिफरेंस किया, और जहाँ पे उनको आरएटी लिखा जाता था, इनको रहबरे खेल है। ठीक है। उनको भी ऑनरेरियम मिलता था। ब्रॉडली सिमिलर है। अब मसला ये है कि ये जब एब्रोगेशन 370 हो, उसके बाद डायरेक्टली एनसीटी की गाइडलाइंस यहाँ इंप्लीमेंट होती है। ये 19 में रिक्रूट हुए। ठीक। क्या अब उनकी रेगुलाइजेशन 7 साल उनका कंप्लीट हो गई। ठीक। तकरीबन 2700 बच्चा लगा था, उसमें से एप्लीकेबल जो इस वक्त जिन्होंने 7 साल कंप्लीट कर दिए 23,000 कुछ बचा है। ठीक है। ये 2300 कुछ बचा है। अब उनको भी ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, या इसके लिए कोई लॉ विभाग से क्लेरिफिकेशन लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को, या ये डायरेक्टली उन पे भी इम्प्लीमेंट होगी। देखिए, जो अभी जजमेंट आई है, मुझे लगता है इट परटेन्स टू आरईटीज। नहीं, ये वाले नहीं, जो इशाते अंजुमन तालीम ट्रस्ट है उसमें क्लियरली सारे टीचर इंक्लूड हो गए। नहीं, अगर उसमें तमाम का, देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर उसमें सबका जिक्र है तो फिर तो मुझे लगता है कि जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है ब्रॉडली, वो तो फिर सबको ही मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट होगा वो। अगर आप कह रहे हैं कि उसमें जनरल डायरेक्शंस हैं। अच्छा, इसमें जो डायरेक्शंस है सर, इसमें क्लियरली ये भी डायरेक्शन है जो ऑलरेडी अपॉइंट हुए हैं, जिनकी रेगुलाइजेशन होनी है, तो इनको भी रेगुलाइजेशन होनी है जी, क्योंकि ये लगे हैं विदाउट रिटर्न। बड़ी शॉर्ट जजमेंट है और बड़ी एक्सप्लिसिट जजमेंट है जो अभी जजमेंट आई है, जो आरईटी वाली है। बहुत ही शॉर्ट ऑर्डर है, ये कोई 40-50 पेज का ऑर्डर नहीं है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट ऑर्डर है और बहुत ही प्लेन इंग्लिश है। इसमें कोई ज़्यादा कोई टेक्निकल बात नहीं है, क्लियर कट डायरेक्शन। अच्छा, अब जो आरईटीज पे इम्प्लीमेंट होती है उनकी फ़ोन कॉल्स मुझे ये आ रहे हैं कि जो लोग पैनल में थे उस वक्त, अब इसमें क्या हुआ सर कि इसमें कुछ इनरेगुलरिटीज़ हुई थी। आपने भी क्या पता, आपके पास भी कुछ केस होंगे। यहाँ हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केस थे। एक में डीबी ने ये भी डिसाइड किया कि ये जो पटिशनर है, इस पटिशनर को ये जो क्लेम है इसका सही है, 5 बंदे इनलीगली लगे थे, वो दूसरे जोन से ला कर पैनल ने लगाए थे, इसका क्लेम बनता है, लेकिन कोर्ट इस पोजीशन में नहीं है 13 साल के बाद कि हम इसको कोई रिलीफ दे सकें। अब कल से वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमें कोई पिटीशन डालनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ही उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस दे दी कि ये बेनिफिट सिर्फ जो पहले कोर्ट में आए हुए लोग थे, जिन्होंने कोई केस किया, हाँ, जिनमें नाम पैनल्स में थे। क्या जो लोग इनरेगुलरिटीज़ की वजह से उस पैनल से बाहर हुए थे, उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, कुछ चीज़ें स्ट्रेच भी होती हैं, कोई डिबेटेबल भी हैं। जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं उनको यही कहूँगा कि वो अपने रिस्पेक्टेड जो उनके जो एडवोकेट्स हैं, वो उनसे राब्ता कायम करें, क्योंकि कोई ना कोई रूम निकलेगा। देखिए, अल्टीमेटली जो काज ऑफ जस्टिस है वो डिफीट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो मेरी उन लोगों से यही तलकीन है, मेरी उनको यही सजेशन है कि वो अपनी शिकायत लेकर अपने एडवोकेट्स के पास जाएँ, वो उसको स्टडी करेंगे और केस टू केस बेसिस के ऊपर जो भी उनको ओपिनियन मिलेगा वो कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, पहले पैरा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि जो अवेलेबल वैकेंसीज़ हैं, हाँ, इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर तो दे दिए जाएँ, लेकिन देखिए जो अवेलेबल वैकेंसीज़ देखिए वैकेंसीज़ एक हैं, चीज़ मैं आपको कहूँगा, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में वैकेंसीज़ की कमी है? स्कूल खाली पड़े हुए हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है जो स्कूल इन्होंने क्लोज़ कर दिए, हाँ, हमारा पैनल में वहाँ नाम आ रहा था, जी, स्कूल क्लोज़ हो गए, जी। अब हम कहाँ लगेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इस वक़्त ये कहना कि वैकेंसीज़ नहीं है, कोई इस आर्गुमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, स्कूलों में बहुत किल्लत है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा किल्लत है और सिर्फ़ टीचर्स की किल्लत नहीं है, हुँ, ज़ेडईओज़ की किल्लत है, सीईओज़ की किल्लत है, हुँ, मास्टर ग्रेड टीचर्स की किल्लत है, लेक्चरर्स की किल्लत है और वो हमारे में एक लफ्ज़ कहते हैं ना डक्का, हुँ, बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में। आगे बढ़े इंशाल्लाह, मुझे लगता है रास्ता निकलेगा इसमें। सर, क्या ये सरकार के लिए भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो रहा था, जी, जो डिफ़िकल्टी सरकार के लिए थी, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक आर्डर निकाला जी, था। जो स्टेट काउंसिल ने सैक ने एक आर्डर निकाला था, उसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर टीचर की पोस्टें जो है उनको फ्रीज़ कर दिया जी। और नई रिक्रूटमेंट ये कर नहीं सकते थे। अब जब इनसे सवाल पूछा जाता है, जितने भी लेजिस्लेटर पूछते हैं, ये कहते हैं जी पोस्टें फ्रीज़ हैं। अब सरकार को सारी पोस्टें डिफ्रीज़ करके उसमें तो फ्रेश ही रिक्रूटमेंट ये होगी। तो क्या सारे बच्चों को चांस मिलना आप चाहिए मुझे नहीं? एक चीज़ बताइए, क्या कोई हरफ़े आखिर है जो सत्यपाल मलिक जी का आर्डर है? देखिए, इस वक़्त कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब के पास हैं, हुँ, जिसमें एलजी साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कोई है। इन्वॉल्वमेंट नहीं, वहाँ पे काम क्यों नहीं ये कर रहे? आप मुझे बताइए ना। मैडम स्किना ये तो वज़ीर तालीम है ना, हुँ, वो बताएँ ना लोगों को कहाँ दुश्वारी आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। आप मुझे बताइए, आप सेहत है, आप देखिए 78 से लेकर 85% तक डॉक्टरों का शॉर्टफॉल है हुँ, किश्तवाड़ में, रियासी में, राजौरी पुंछ में, हुँ, रामबन में। जिस हॉस्पिटल में 12 डॉक्टर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, हुँ, वहाँ पे 3 डॉक्टर्स हैं। हुँ, अगर भदरवा हॉस्पिटल में 20 या 25 डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वहाँ पे 6 डॉक्टर हैं। हुँ। तो वहाँ पे कौन इनको रोक रहा है, आप मुझे बताइए ना। तो सबसे बड़ी कहने की ये बात है कि अगर कहीं पे फ्रीज़ है, तो उसको डीफ्रीज़ किसने करना है? सर कौन जब रोक इनकी रहा है? जब इनकी हम बजटरी प्रैक्टिस देख रहे हैं, जी, आजकल आपने भी देखा होगा एलजी मनोज सिन्हा साहब 100 दिन की पदयात्रा। ठीक। बजटरी प्रैक्टिस ये है कि ना प्लानिंग इन्वॉल्व हो रही है, ना फाइनेंस इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि खुद सीएम के पास है, और कोई पोस्ट की क्रिएशन कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर हो ही नहीं रही है, देखिए, हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? और सबसे ब्लेम एलजी को हो रहा है। देखिए, मैंने आपको बार-बार एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं कोई गैप्स हैं, उन गैप्स को भरने की ज़रूरत है। हर बात के लिए हम एलजी साहब को ब्लेम करें और हर बात के लिए हम सीएम साहब को ब्लेम करें, इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक यूटी में हैं। लेकिन आप देखिए, यूटी दिल्ली भी थी, हुँ, आप देखिए अरविंद केजरीवाल की जब वहाँ पे सरकार थी, आप देखिए उन्होंने हेल्थ पे कितना अच्छा काम किया। आप देखिए उन्होंने स्कूल एजुकेशन, जो सिसोदिया साहब थे, उन्होंने किस तरह स्कूल एजुकेशन के ऊपर अच्छा काम किया। और किसी भी हुकूमत को जब आप उसको चेक करते हैं, उसके पैरामीटर्स को चेक करते हुँ, हैं, तो आपको उनका हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम चेक करना चाहिए। और विद ड्यू रिगार्ड्स टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट, मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, हेल्थ की बहुत बुरी हालत है। और मज़ेदार बात ये है कि हर साल हम देखते हैं कि हेल्थ में जी जम्मू कश्मीर को नंबर 1 अवार्ड मिला है। मैं सोचता हूँ किस बात का अवार्ड आपको मिला है? आप देखिए, इस वक़्त हमारे ज़िले जो हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन वो कॉलेजेस भी रेफरल हॉस्पिटल बन चुके हैं। सारा जो रश है, वो मेडिकल कॉलेज जम्मू के ऊपर है। सारा लोड जो है वो जम्मू के ऊपर है। और मज़ेदार बात और ये है, जीएमसी जम्मू को भी जो पीजीज़ के स्टूडेंट्स हैं वही चला रहे हैं। वही चला रहे हैं। और मज़ेदार बात ये है कि सेम हालात जो हैं वो इसके एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। हमने सियासी तौर के ऊपर दूर-दराज़ के इलाकों में कॉलेजेस तो खोल दिए,
और कॉलेजेस कहाँ खोले, हाई स्कूल में कॉलेज खोल दिया, 10+2 में हमने कॉलेज खोल दिया, और कॉलेज में हमने ऑफ कैंपस खोल दिया। लेकिन वहाँ पढ़ा कौन रहा है, वहाँ कोई भी फैकल्टी कौन, एक तो पहले फैकल्टी नहीं है, और जो फैकल्टी है वो 70-80% कौन सी है, वही एकेडमिक अरेंजमेंट अब या तो सर जब से ये 2 साल से तो गेस्ट फैकल्टी हो गेस्ट गए। फैकल्टी हो गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि करनी और कथनी में बहुत सर आपने मेरे दिमाग में